और इसी बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां एम्स के सामने छज्जा गिरने का जो मामला है अब बढ़ता जा रहा है। 2 नोटिस के बाद भी ये अवैध निर्माण रोकने का नाम नहीं ले रहा। जनवरी और 13 मार्च को निगम ने ये नोटिस दिया था, उसके बावजूद तस्वीरें सुधरी नहीं। 2 अप्रैल को सुनवाई होनी है। आपको बता दें, सुनवाई से पहले यह हादसा हो गया। रेजिडेंशियल प्लॉट पर यह कमर्शियल निर्माण हो रहा था और यही वजह है कि अचानक से भरभरा कर यह छज्जा गिर जाता है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई फिलहाल की जाएगी, लेकिन यह अवैध निर्माण पर अभी कोई अंकुश नहीं लगा। सहयोगी प्रदीप मेरे साथ बने हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। प्रदीप, अभी तक ये कार्रवाई कहां पहुंची? छज्जा गिरने के बाद निर्माण रुका या नहीं? और अब जो 2 अप्रैल को सुनवाई होनी है, उसमें क्या कुछ खास तस्वीरें सामने आ सकती हैं? प्रदीप, देखिए, राजधानी भोपाल के एम्स हॉस्पिटल के सामने देखिए एक सालाना हॉस्पिटल था, जहां पर जो निर्माणाधीन बिल्डिंग थी उसका छज्जा का हिस्सा गिर गया था। और बताया जा रहा है जो बल्लियां उसमें लगाई गई थी छत को सहारा देने के लिए, वो सही नहीं लगी थी, जिसके चलते ये पूरा हादसा कहीं ना कहीं हुआ है। और इस हादसे में लेके लगभग 8 लोगों के दबे हुए थी की जानकारी जो है वो शुरुआती तौर पर आई थी। हालांकि उसमें से कुछ की स्थिति गंभीर बनी हुई थी, जिनको तत्काल एम्स हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया था इलाज के लिए। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही नगर निगम बिल्डिंग परमिशन की इस पूरे मामले में देखने में आई। देखिए रेसिडेंशियल एरिया था, उस रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल की कैसे परमिशन दे दी जाती है? अगर 35 साल अगर कोई पुराना निर्माण कार्य है तो उसको जो हाई राइज बिल्डिंगें बनती है उनको परमिशन क्या होती है, उसके क्या रोड मैप होते हैं, क्या दायरे होते हैं, उस पर भी जो है वो नगर निगम के द्वारा समय समय पर नोटिस जारी किए गए। देखिए 2 नोटिस जो हैं वो जारी हुए थे और 2 अप्रैल को इसको लेकर सुनवाई होनी थी। और सुनवाई में देखिए सलाना हॉस्पिटल को अपना पूरा पक्ष रखना था कि क्या क्या आधार रहे, किस आधार पर उन्होंने बिल्डिंग परमिशन ली, अगर बिल्डिंग परमिशन ली गई है तो उसको लेकर के क्या मापदंड तय किए जाने थे, क्या उन मापदंडों का इस्तेमाल हुआ। इन सभी तमाम बातों को लेकर देखिए नोटिस जारी किया गया था कि आप तमाम दस्तावेज लेकर प्रस्तुत हों। लेकिन देखिए इसके पहले ही यह बिल्डिंग जो है वो धड़धड़ा कर जो है जो छज्जा है वो गिर जाता है। जो दवाई लेने लोग पहुंचे हुए थे वो इस हादसे का शिकार होते हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि रेसिडेंशियल क्षेत्र है, ऊपर से हमने ये देखा है कि जब भी जिस जगह से मेट्रो की जो आवागमन का रूट रहता है, उस आवागमन के रूट के आधार पर हाई राइज बिल्डिंगों को लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाता है कि आप किस स्तर तक रोड मैप आप उसका लेकर चलेंगे, क्या उसके मापदंड रहेंगे, पूरी एक पैरामीटर जो है वो बनाया गया है। लेकिन इन्हीं पैरामीटर का कहीं ना कहीं देखिए इस्तेमाल जो कहा जा सकता है कि पैरामीटर का उपयोग सही तरीके से नहीं किया गया। जो बिल्डिंग निर्माण कर रही थी, जिसने इस आर्किटेक्ट ने पूरा ये नक्शा तैयार किया था, कैसे उसको परमिशन मिली। अब देखिए तमाम विषयों पर लेके अब कहीं ना कहीं चर्चा होगी और सुनवाई होगी। और इसके बाद भी अगर सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में देखने में आ रही है कि अगर नगर निगम ने या बिल्डिंग परमिशन ने इसको परमिशन दी तो किस आधार पर परमिशन दी है, क्या इसमें कहीं ना कहीं अलग से कोई लेन देन तो नहीं हुआ। अगर ऐसा लेन देन होता है तो उन कर्मचारियों पर भी कहीं ना कहीं गाज गिरनी चाहिए। अब हालांकि देखना ये होगा कि अब 2 तारीख को जब इसको उस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होती है, क्या कुछ अहम दिशा निर्देश नगर निगम और बिल्डिंग परमिशन की तरफ से आते हैं। अभी ये फिलहाल की स्थिति ये है कि जो लोग उसमें दबे हुए थे उनकी स्थिति जो है वो अब सामान्य होने की तरफ आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल निशान जो है वो नगर निगम और बिल्डिंग परमिशन पे खड़ा होता है। जी प्रदीप, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों